हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अव्ययी भाव समास के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि समास के मोटे तौर पर 6 भेद किए जाते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुविधेयी समास तथा द्वंद्व समास। तो आज हम बात कर रहे हैं अव्ययी भाव समास के विषय में। तो इसको देखेंगे जरा विस्तार से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव, यहाँ पर हम देख रहे हैं पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव, अर्थात जिसका पूर्व पद प्रधान रहता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थ और विस्तार से समझने के लिए, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो। जैसा कि हमने कहा कि पूर्व पद प्रधान हो लेकिन उसी के अर्थ की प्रधानता भी होनी चाहिए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा होता है। समस्त पद अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनता है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है, अर्थात जिसका व्यय ना हो, उसमें कोई परिवर्तन ना आए, और दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव का नपुंसक लिंग एक वचन में रूप बनता है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि अव्ययी भाव का किस लिंग में रूप बनता है। तो नपुंसक लिंग में रूप बनता है। किस वचन में रूप बनता है। तो यहाँ पर एक वचन में रूप बनता है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, अव्ययी भाव नित्य समास है। यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि अव्ययी भाव कौन सा समास है। अव्ययी भाव नित्य समास से आता है, इसका अपने पदों में विग्रह नहीं होता। प्रश्न उठ सकता है कि इसका अपने यानी कि अव्ययी भाव समास का अपने पदों में क्या विग्रह हो सकता है। तो नहीं हो सकता। अव्ययी भाव समास के समस्त पद और विग्रह पद में अंतर होता है, क्योंकि किसी विशेष अर्थ से अव्यय आता है। उदाहरण के लिए, उपगंगम वाराणसी, गंगा के समीप वाराणसी है। यहाँ उप शब्द अव्यय एवं पदार्थ है, अतः इसकी प्रधानता है। अव्ययी भाव समास निम्नलिखित अर्थों में जो है प्रयुक्त होता है। किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, इस विषय में हम देखेंगे। इसका सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यध्यर्थाभावात्यया संप्रति प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्वयोग पद सदस्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। यहाँ पर कुछ शब्द हैं मिसप्रिंट हो गए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो शब्द है संप्रति, यहाँ पर आएगा संप्रति। यहाँ पर हम लिख लेते हैं संप्रति यहाँ पर, और यहाँ साकल्य। यहाँ पर जो दूसरा शब्द तीसरी लाइन में देख रहे हैं, साकल्य यहाँ पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या एक तरह से। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं विभक्ति अर्थ में अधिहरि। जहाँ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विभक्ति के अर्थ में, यहाँ अधि का प्रयोग सप्तमी को द्योतित करता है, अर्थात सप्तमी को बताता है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति को बताता है कहा जाए। इसका विग्रह होगा हरव इति। यहाँ दिख रहे हैं हरव इति, यहाँ पर ई विग्रह होगा, तब इसका जो संधि होगा वह अधिहरि शब्द बनेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं समीप अर्थ में, जैसे उपकृष्णम, कृष्ण से समीपे। जब हम संधि करेंगे तो हो जाएगा उपकृष्णम, यहाँ समीप्यार्थक उप अव्यय का कृष्ण के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। इसी प्रकार उपकूलम तथा उपगंगम और उपयमुनम है। यहाँ पर नदीवाची जो शब्द होते हैं वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं तीसरा पॉइंट, समृद्धि अर्थ में समुद्रम।
अर्थात मुद्राणाम समृद्धि समुद्रम। इस विग्रह में समृद्धि अर्थ में सु प्रत्यय का मुद्र शब्द के साथ मुद्र आम सु अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ मुद्राएं होती हैं, मुद्राओं की समृद्धि होती है, अधिकता होती है एक तरह से, इसलिए यहाँ पर ये शब्द बना है समुद्रम, मुद्राणाम समृद्धि समुद्रम। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि इस विग्रह में समृद्धि अर्थ में सु प्रत्यय का जो है मुद्र शब्द के साथ मुद्र आम सु अव्ययी भाव समास होता है। फोर्थ पॉइंट हम देख रहे हैं वृद्धि अर्थ में दुर्यवनम, यवना नाम वृद्धि, यवनों की दुर्दशा। इस विग्रह में वृद्धि व्यवधि अर्थ में दुर अव्यय का यवन शब्द के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अभाव अर्थ में, जैसे कि निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावा। इस विग्रह में अभावार्थक निर अव्यय का मक्षिका अर्थात सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। निर्मक्षिका ऐसा हो जाने पर नपुंसकलिंग होने के कारण हिरस्य होकर निर्मक्षिकम रूप बनता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अत्यनास्मि अतिहिमम, हिमस्य अत्य अर्थात बर्फ की समाप्ति। इस विग्रह में अत्य अर्थात विनाश कार्य में अति अव्यय का हिम के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, ये सातवां पॉइंट हम देख रहे हैं असंप्रति अर्थ में अति निद्रम, निद्रा संप्रति न युज्यते। इस विग्रह में असंप्रति अनौचित्य अर्थ में अति अव्यय का निद्रा के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट और आठवां पॉइंट हम देख रहे हैं अभिव्यक्ति अर्थ में, जैसे इति हरि, हरि शब्द से प्रकाशा, यानी कि हरि शब्द का प्रकाश, ये कहें। इस विग्रह में प्रादुर्भाव प्रकट करना अर्थ में इति अव्यय का हरि शब्द के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नौवां पॉइंट हम देख रहे हैं पश्चात अर्थ में अनुहरि, हरे पश्चात। इस विग्रह में पश्चात अर्थ में वर्तमान अनुअव्यय का हरि शब्द के साथ समास होता है। 10वां पॉइंट हम देख रहे हैं यथा अर्थ में। यथा शब्द के 4 अर्थ होते हैं योग्यता, योग्यता, भीप्सा, पदार्थानुवृत्ति या कहें पदार्थान अतिवृत्ति, सादृश्य। इन चारों अर्थों में विद्यमान अव्यय का स्वंत के साथ समास होता है। यथा अर्थ के या यथा शब्द के 4 अर्थ होते हैं। सबसे पहला योग्यता, भीप्सा, पदार्थानुवृत्ति और सादृश्य। इन चारों अर्थों में विद्यमान अव्यय का स्वंत के साथ संबंध होता है। इसमें हम देखेंगे अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम। अब दूसरा देख रहे हैं प्रत्यर्थम, अर्थम, अर्थम प्रति। यहाँ बीप्सा अर्थ में प्रति अव्यय का अर्थ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट यथाशक्ति, शक्तिमान अतिक्रम में, शक्ति का अतिक्रमण न करके अर्थात शक्ति के अनुसार यहाँ पदार्थानतिवृत्ति, वस्तु का अतिक्रमण न करना अर्थ में यथा अव्यय का शक्ति सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं साहरी, हरि सादृश्यम। यहाँ सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का हरि सुबंत के साथ हरि टा सह अव्ययी भाव समास होता है। सह का सा हो जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनुक्रम अर्थ में अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण अर्थात या कहें यहाँ पर अनुपूर्व यानी क्रम अर्थ में अनुअव्यय का ज्येष्ठ सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट योगपद अर्थ में सचक्रम, चक्रेण युगपद, चक्र के साथ इसी अर्थ में योगपद एक साथ अर्थ में वर्तमान सह अव्यय का चक्र सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। सादृश्य अर्थ में ससखी, सदस्य, सख्या, सखा के समान। इस विग्रह में सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का सखी स्वंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं संप्रति अर्थ में, जैसे सक्षेत्रम, क्षेत्रणाम संपत्ति,
संपत्ति अर्थ में, संपत्ति अर्थ में नहीं, 14वां पॉइंट यहाँ पर है, संपत्ति अर्थ में सचित्रम चित्रणाम संपत्ति। इस विग्रह के या इस विग्रह में संपत्ति अर्थ में सह अव्यय का क्षेत्र के साथ अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट 15वां पॉइंट हम देख रहे हैं, साकल्य अर्थ में सतृणम तृणमपि अपरित्यज्य। इस विग्रह में साकल्य संपूर्णता या संपूर्णतया अर्थ में सह अव्यय का तृण शब्द के साथ अव्ययी भाव समास होता है, सह को सा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं सतृणम। नेक्स्ट पर्यंत अर्थ में अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। इस विग्रह में अंत पर्यंत अर्थ में सह अव्यय का अग्नि सुबंत के साथ अव्ययी भाव समास होता है, जैसा कि शब्द में हमने देखा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। नेक्स्ट देख रहे हैं हम नदी विशेष, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। नदी विशेषवाची शब्दों के साथ संख्यावाची शब्दों का समास होता है और ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये समास समाहार में इष्ट है। उदाहरण के लिए पंचगंगम पंचानाम गंगा नाम समाहारा। इस लौकिक विग्रह में नदी विशेषवाची गंगा नाम शब्द के साथ संख्यावाचक पंच शब्द का समास होता है। अब हम देखेंगे अव्ययी भावाः सरत सरत प्रवृत्ति व सरत आदि शब्दों का अव्ययी भाव समास हो तो समस्त पद के अंत में टच आ जुड़ जाता है। शरत आदि शब्द इस प्रकार हैं, ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, शरत विपास, अनक्ष, मनस, उपनह और दिव्य, हिमवत, अनुरूह, दिश, दृश, विष, चेतस आदि। शरद समीपम उपशर्दम यानी शरदः समीपम जिसको बोलते हैं उच्चारण करते समय, शरदः समीपम उपशर्दम शरद के पास। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनश्य, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन हो तो उसके अंत में भी टच आ प्रत्यय जुड़ जाता है और शब्द का अंतिम अनलुप्त हो जाता है, जैसे राज्ञा समीपम उपराजम राजा के समीप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं झ। जिस अव्ययी भाव समास के अंत में झ वर्ग का पहला, तीसरा और चौथा हो वर्ण हो तो उसके अंत में टच आ विकल्प से जुड़ता है, जैसे समिधा समीपम। एक बार फिर देख लेते हैं सूत्र के लिए। जिस अव्ययी भाव समास के अंत में झ यानी कि कहने का तात्पर्य ये है झ का वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का, जैसे का वर्ग है का खा गा और टा वर्ग का टा ठा डा लास्ट का छोड़कर, तो इस तरह से पा फा बा भा तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण हो तो उसके अंत में टच आ विकल्प से हो जाता है, जैसे समिधा समीपम, उपसमिधम अर्थात उपसमित, उपसमित। इस प्रकार से आज हमने अव्ययी भाव के विषय में विस्तार से देखा और समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।